वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अमर शहीद और एक वीर योद्धा की बात करने वाले हैं। यह अमर शहीद वीर योद्धा हमारा नायक कौन था, आप सोच रहे हैं, लेकिन उसके नाम की चर्चा हम शुरू में नहीं करते। कुछ संकेत दे रहा हूं, शायद आप समझ पाए। यह वीर योद्धा एक ऐसा योद्धा था जिसने इंग्लैंड में जाकर एक कुख्यात भारत विरोधी उच्च पदाधिकारी की हत्या की। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कई हैं, और इसे ब्रिटेन की एक अदालत ने फांसी की सजा दी, फांसी पड़ा। लेकिन फांसी पड़ने के बाद इसके परिवार के किसी सदस्य ने इसका शव लेने और इसको श्रद्धापूर्वक संस्कारित करने, इसका अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। इनके पिता ने तो अखबार में इश्तिहार देकर यहां तक कह दिया कि मुझे दुख है कि इसे लोग मेरा पुत्र समझते हैं और कहते हैं। यह पागल, विक्षिप्त और अपराधी व्यक्ति था। इससे हमारे परिवार और परिवार के किसी सदस्य का कोई नाता, कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि एक पिता होकर ऐसा कह रहा है। तो यह शहीद कौन था, अब आप समझ गए। यदि नहीं भी तो मैं इनका नाम बता देता हूं। ये थे मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा, ये अमर शहीद मदन लाल धिंगरा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी शिक्षा दीक्षा किन परिस्थितियों में हुई, इसके रुझान और इसके मन के अंतर्द्वंद क्या थे, इन तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे। तो मदन लाल धिंगरा का जन्म 18 सितंबर 1883। 18 सितंबर इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है 18 सितंबर 1883। कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर। तो अमृतसर में 1883 में 18 सितंबर के दिन इस महान योद्धा का जन्म होता है। और इनका जन्म एक अति संभ्रांत परिवार में होता है। पिता का नाम था दत्तामल धिंगरा। इनके पिता कौन थे? दत्तामल धिंगरा। पिता थे दत्तामल। इनके दत्तालाल धिंगरा जी के 8 संतान थे, एक बेटी और 7 बेटे। तो परिवार बड़ा था, परिवार अति संभ्रांत था। नाम था, रुतबा था, दबदबा था, ऐशो आराम था। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस परिवार को उपलब्ध न हो। और साथ साथ उससे भी बड़ी बात क्या थी कि अंग्रेज बहादुर के साथ इनका उठना बैठना मिलना जुलना था। पास पड़ोस के लोग इन्हें बड़े ऊंचे दर्जे से देखते थे कि भाई यह तो मोस्ट एलाइड फैमिली है। और कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करते थे कि भाई यह इतना आगे। ये दत्तालाल धिंगरा पेशा से तो डॉक्टर थे और सरकार के एक सरकारी नौकरी में एक ऊंचे पद पर पदस्थापित थे। तो परिवार भी बड़ा था। अब आप देख रहे हैं कि वही 8-8 बच्चे हों तो इस परिवार को हम बड़ा कहें। और परिवार के सभी बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर इनका ध्यान था कि भाई बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा होनी चाहिए। अब उच्च शिक्षा की बात जब सोचते थे तो इनके दिमाग में एक बात आती थी कि उच्च शिक्षा के कारण ही अंग्रेजों से हमारे संबंध
बेहतर बने रहेंगे, परिवार का ताल्लुकात बना रहेगा। इसलिए उच्च शिक्षा पर अधिकांश बच्चे तो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड ही जाया करते थे। अब मदन लाल धिंगरा की शुरुआती पढ़ाई एमबी कॉलेज अमृतसर में शुरू हुई और मैट्रिक पास करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चला गए, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनका नामांकन हो गया, वहां इनकी पढ़ाई जारी हुई। लेकिन उन्हीं दिनों एक और घटना घट गई। कॉलेज प्रशासन ने तय किया कि सभी छात्रों को इंग्लैंड में बने एक खास प्रकार का ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी। लेकिन होना क्या था, मदन लाल धिंगरा ने इसे दबाव देना, इसे इंग्लैंड के उद्योगों का प्रोमो प्रोग्राम समझा और कहा कि नहीं भाई, हम इस तरह का कोई भी ब्लेजर नहीं पहनेंगे। साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें ये नहीं करना। अब क्या हुआ, कॉलेज प्रशासन ने मदन लाल धिंगरा को कॉलेज से हटा दिया, निष्कासित कर दिया और इसकी सूचना उनके परिवार को भी भेज दी गई कि मदन लाल धिंगरा ने चूंकि कॉलेज द्वारा निर्धारित वह ब्लेजर पहनने से इनकार किया है, इसलिए उसे कॉलेज से निष्कासित किया जाए। अब इधर दीप्तामल धिंगरा, अब दीप्तामल धिंगरा तो सर पकड़ लिए, यह क्या हो गया, इस नादान बच्चे के अनुचित जिद ने हमारे ब्रिटिश भक्ति पर एक दाग लगा दी। क्या करें, एक तरफ तो बेटा है, दूसरी तरफ अंग्रेजों से संबंध सुधारने की चिंता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अंग्रेजों से तो हमारी जान पहचान है, उनसे अच्छे ताल्लुक हैं हमारे, तो वो कॉलेज पहुंच गए इन्हीं बातों को लेकर और मदन लाल धिंगरा के निष्कासन के संबंध में बात की। बात अच्छी चली, चूंकि अंग्रेजों को भी इस परिवार से ब्रिटिश निष्ठा में कोई संदेह नहीं था। आज तक तो ऐसा कुछ काम किए नहीं थे जिससे लगे कि इनके मन में भी ब्रिटिश शासन को लेकर, अंग्रेजों को लेकर किसी तरह की दुर्भावना या किसी तरह की नकारात्मक भाव हो। तो बात बनती दिखी और कॉलेज ने कहा कि ठीक है, मदन लाल धिंगरा को पुनः कॉलेज में रख लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। अब वो शर्त क्या थी? शर्त थी कि मदन लाल धिंगरा को वह ब्रिटिश जैकेट पहनना होगा और अपने पिछले निर्णय के लिए उसे माफी मांगनी होगी। दीप्तामल धिंगरा को संतोष हुआ कि चलो, अंग्रेजों से ताल्लुकात और संबंध आज काम आए, फिर से हमारे बेटे को कॉलेज में पढ़ने की अनुमति मिल गई। गुमान फान घर आए, घर आते ही फरमान सुना दिया, धिंगरा को फरमान सुना दिया, मदन लाल धिंगरा को, और कहा कि भाई तुम वह जैकेट पहनोगे भी और पीछे जो तुमने फैसला किया था कि तुम वैसा जैकेट नहीं पहनोगे, उसके लिए तुम्हें माफीनामा देंगे। अब मदन लाल धिंगरा जैसा व्यक्ति कब मानने वाला, उसने साफ साफ मना कर दिया, ना तो मैं वह जैकेट पहनने, वह ब्लेजर पहनने वाला हूं और ना मैं माफी मांगने वाला हूं। अब मुसीबत आ गई। नतीजा क्या हुआ, मदन लाल धिंगरा तो कॉलेज से निष्कासित हो ही गए। लेकिन अब इस बीच में होगा क्या, तो मदन लाल धिंगरा के बड़े भाई जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने मदन लाल धिंगरा को सलाह दिया कि तुम भी इंग्लैंड आ जाओ और आकर यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करो। मदन लाल धिंगरा इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाकर वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नामांकन करा लिया, इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग के प्रश्नों में, उसके सवाल में, उसके निराकरण में कम लगता था। उनका ध्यान हमेशा इस बात में लगा रहता था कि भारत स्वावलंबी कैसे होगा, भारत के लोगों का उत्थान कैसे होगा, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। इन तमाम राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर वे अधिक चिंतित रहते थे। जाहिर सी बात है। अब क्या होता है, यहां पर दोस्तों हम आपको एक और परिवार से तुलना करना चाहते हैं। एक, अब किसके परिवार से इनकी तुलना हो सकती, वैसे तुलना हो नहीं सकती और मैं तुलना करना भी नहीं चाहता, लेकिन समानताएं देखिए।
सुभाष चंद्र बोस का परिवार, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस पेशा से वकील थे, कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी थे, सरकारी वकील थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, नाम था, जस था, रुतबा था उनके परिवार में। उनके यहाँ भी बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इधर मदनलाल धिंगरा के परिवार में भी यही स्थिति थी। दोनों परिवार में बच्चों की संख्या अधिक थी। मदनलाल धिंगरा के परिवार में 8 बच्चे, तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार में 14 बच्चे थे। लेकिन और एक घटना देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी अपने कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो भारतीय लोगों के अपमान, भारतीय छात्रों के अपमान, खासकर प्रोफेसर ऑटन के कारण, ऑटन के ने जो अपमान किया था उसको लेकर एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जब आंदोलन का नेतृत्व किया तो कॉलेज ने यह तय किया कि वो सभी छात्र 2 कक्षा का बहिष्कार किए थे, या तो 50 रुपए की धनराशि भरे या एक आवेदन दें कि वे इतने गरीब हैं कि वे यह राशि चुकता करने में असमर्थ हैं और माफी मांगे। सुभाष चंद्र बोस ने भी मना कर दिया था। इधर देखिए मदनलाल धिंगरा भी मना कर दिया। मदनलाल धिंगरा भी कॉलेज से निष्कासित था, वो भी निष्कासित था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के परिवार में राष्ट्र प्रथम था। जब सुभाष चंद्र बोस आईसीएस से रिजाइन किए थे तो पूरा परिवार उनके फैसले के साथ खड़ा था। उनके पिताजी हों, उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस हों, उनका भतीजा शिशिर चंद्र बोस हो, उनकी भतीजी इला बोस हो, और पूरा परिवार एक साथ। यहां तक कि ई मेंटेगू ने, जो उस समय भारत सचिव था, जानकीनाथ बोस को पढ़ा लिखा, चूंकि वह कलकत्ता में रह चुका था, और जानकीनाथ बोस से उसकी जान पहचान थी कि तुम्हारे पुत्र का यह फैसला गलत है। तो जानकीनाथ ने स्पष्ट शब्दों में आवाज दिया कि मेरे पुत्र का फैसला सही है, और मेरे समझ में नहीं आता कि यह बात मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई। तो उनका परिवार तो साथ में खड़ा था। लेकिन इधर मदनलाल धिंगरा का परिवार था, अंग्रेजों से संबंध टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नतीजा क्या था कि उसके शव को लेने और अंतिम संस्कार करने से भी इन लोगों ने मना कर दिया था। तो सोच में बड़ी फर्क थी दोस्तों। अब जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे इंग्लैंड में, तो इंडिया हाउस में इनका आना जाना हो गया। अब इंडिया हाउस में उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर जी और सावरकर बंधु गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों का वर्चस्व था। तो वहां यह इंडिया हाउस क्या था कि भारत, इंग्लैंड में रहने वाले तमाम भारतीय लोग वहां अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी तरह के विषयों पर गोष्ठी किया करते थे। यानी वह भारत के राष्ट्रवाद का एक मंच सा बन गया था। अब यहां संबंध में आ गया तो मदनलाल धिंगरा ऐसे सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, और विनायक दामोदर सावरकर से उसकी जान पहचान बढ़ी, और विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मदनलाल धिंगरा में एक अदम्य क्रांतिकारी को पहचान लिया, और उसको क्या किया कि अभिनव भारत से जो उनकी संस्था थी, एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसके साथ जोड़ भी लिया। और अब मदनलाल धिंगरा वहां खुलकर राष्ट्रवादी क्रियाकलापों में व्यस्त हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो दूर हो गई, लेकिन वह इन चीजों में लग गया। अब क्या था कि कहा जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग, और मदनलाल धिंगरा वहां के फायरिंग रेंज के आसपास भी देखा जाता था। अब क्या था कि इधर वाइली कर्जन था, जो एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, और वह प्रमोशन पाते पाते वहां भारत सचिव का राजनीतिक सलाह बन गया था, और उसको वहां का पुलिस प्रमुख बना दिया गया, खुफिया तंत्र का प्रमुख था। तो वह बराबर इन चीजों की जांच करता था। उसके अधिकार में था कि वह अभिनव भारत की जांच करे, वीर सावरकर के बारे में जानकारी जुटाए,
श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में जुटाई, या इंग्लैंड में चल रहे तमाम जो ऐसी गतिविधियां थी तो उनकी जांच करे। और ये कर्जन वाइली काफी कुछ जानकारी इकट्ठा भी कर चुका था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कर्नल वाइली भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक खतरा बनते जा रहा था। तो एक गोपनीय सभा में इन विषयों पर चर्चा हुई और इसमें कहा गया, इसमें सामने एक बात आई कि इस अधिकारी को रास्ते से हटा देना उचित रहेगा, नहीं तो इंग्लैंड में चल रहे जो भारत के राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उस पर संकट आने वाला है। तो प्रस्ताव तो पास हो गई। अब प्रस्ताव पास होने के बाद क्या होना था भाई, अब तय करना था कि इस मिशन को अंजाम कौन देगा। तो मदन लाल धिंगरा ने स्वयं प्रस्तुत किया कि मैं इस काम को अंजाम दूं। तय हो गया। अब क्या था कि एक मौके का इंतजार था। अब मौके का इंतजार क्या था, वो भी मिल गया। एक भारतीय लोगों की एक सभा, भारतीय एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि वाइली को भी बुलाया गया था। वाइली वहां आने वाला था। तो तय हो गया कि वाइली उस सभा में रहेगा। अब मदन लाल धिंगरा क्या करते हैं, मदन लाल धिंगरा पूरी तैयारी के साथ ये भी किसी जुगाड़ से उस सभा में प्रवेश करने का पास प्राप्त कर लेते हैं और समय से वहां पहुंच जाते हैं। सामान्य रूप से सभा चल रही थी, सभा हुई। सभा के बाद जैसे ही वाइली वहां से निकलना चाहा तो मदन लाल धिंगरा ने उस पर 5 गोलियां कर, 5, 4 गोलियां तो उसके चेहरे पर लगी और तभी कुछ लोग उसे, वाइली को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। 5वीं गोली ऐसे ही एक व्यक्ति को लगी, वह भी मारा गया। तो वो ये कर्जन वाइली वहां मारा गया। अब मदन लाल धिंगरा पकड़े गए। अब मदन लाल धिंगरा पकड़े क्यों न जाएंगे, उन्होंने भागने की कोशिश ही नहीं की, वो भागना चाहते ही नहीं थे। तो उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चला। मुकदमा में हत्या का आरोप था, साफ थी कि हत्या का आरोप हुआ और तय हुआ कि इस मुकदमे की जांच यह क्या होगा कि जल्द से जल्द किया जाए, यानी रैपिड ट्रायल का निर्णय लिया गया। ट्रायल हुआ। अदालत में मदन लाल धिंगरा ने अपने बचाव का प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि हमें अपना बचाव नहीं करना है, हम अपने बचाव के लिए न तो कोई वकील रखेंगे और न सरकार से हमको किसी तरह का वकील चाहिए। हालांकि विनायक दामोदर सावरकर चाहते थे कि मदन लाल धिंगरा किसी प्रकार बच गए, लेकिन मदन लाल धिंगरा का रुख ही स्पष्ट था। जब मदन लाल धिंगरा का स्पष्ट रुख था तो इसमें कुछ हो न सका और उसने कहा कि भाई हमें अपने सफाई में कुछ नहीं करनी, लेकिन एक बात जरूर है कि हमें भी इस संबंध में कुछ कहना है। और उसने कहा कि ब्रिटिश अदालतों का कोई वैधता ही नहीं। हमने तो युद्ध किया है, अगर मान लो कि जर्मनी और इंग्लैंड में युद्ध हो जाए तो आपके सेना अगर जर्मनों को मारे या जर्मन की सेना आपके सेनाओं को मारे तो क्या इसे आप हत्या कहोगे? लेकिन इन तर्कों से क्या, अदालत तो प्रमाणित तो हो ही गया था। इन्होंने हत्या का आरोप भी स्वीकार किया था। अदालत को चुनौती दी थी, अपने कृत्य से कभी पीछे नहीं हटे, वीर था भाई। तो इन्हें फांसी दे दी गई और ये क्या होता है कि 1909 में इन्हें वहां फांसी दे दी गई। पेंटविले जेल, इंग्लैंड के पेंटविले जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अब ये फांसी दे दी गई। तो ऐसा था ये मदन लाल। अब क्या होता है कि 2015 में इनके अस्थि अवशेष को भारत लाया जाता है। ब्रिटिश सरकार सौंप देती है कि ठीक है भाई आप इसे ले जाइए। और जब इनका अस्थि अवशेष शेष आता है तो उन्हें पूरे संस्कार के साथ, पूरे सम्मान के साथ उसका उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और एक सभा का आयोजन किया जाता है।
इस सभा में गणमान्य अतिथि तो निमंत्रित थे ही, मदन लाल धिंगड़ा के परिवार के जो लोग उस समय थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन आश्चर्य है दोस्तों, इतने सालों के बाद भी मदन लाल धिंगड़ा के परिवार का कोई भी सदस्य इस सभा में न भाग लिया और नहीं से स्वीकार। तो ऐसे अमर शहीद, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे नायक को सत सत बार नमन है। और दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी मदन लाल धिंगड़ा की ऐतिहासिक। धन्यवाद।